हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। जैसा कि आप सबको पता है कि सीपीयू 2023 टीयर 1 का आंसर की आ चुकी है। और आंसर के आने के बाद मैंने पीडीएफ भी हालांकि आंसर की का शेयर कर दिया है, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस सभी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऑफिशियल जो आंसर की आई थी उसकी पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है अपने टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे। अगर आपको भी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए पूरे 9 शिफ्ट्स के, तो आप जाकर के हमें जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एनके मैथ्स नंदू कुमार, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने पीडीएफ शेयर किया, लगभग सभी सभी लोगों ने, बहुत लोगों ने कमेंट किया उसमें कि सॉल्यूशन कराया जाए इसका। तो चूंकि ये 9 शिफ्ट ही है, तो यहाँ पर चैप्टर वाइज ना सॉल्यूशन करा के मैं, क्योंकि अगर मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करता हूँ तो जितने भी मैथ्स के चैप्टर होते हैं मुझे उतने वीडियोस बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं शिफ्ट वाइज सॉल्व करता हूँ तो बस 9 ही वीडियो हमको बनाने पड़ेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर शिफ्ट वाइज ही सॉल्व कर रहा हूँ। और ये जो है, ये आप देख सकते हैं डेट, यहाँ पर 3 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और आपको बता दूं, मैं सीपीओ में मैथ्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरे 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे। और इसकी एज इट इज क्लास की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे मिल जाएगी। जब ये वीडियो यूट्यूब पे प्ले होगा उसके जस्ट बाद आपको ये पीपीटी पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो एनके मैथ्स को वहां भी फॉलो कर सकते हैं, पर्सनली मुझसे चैट कर सकते हैं। यूट्यूब पर अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल एनके मैथ्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, और कमेंट करके जाइएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपने पास, अ पर्सन क्रॉसेस अ 900 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 6 मिनट्स, द स्पीड ऑफ द पर्सन इन किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले अगर स्पीड बतानी है तो आपको पता है कि ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द स्पीड। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 900 मीटर, और यहाँ पर चूंकि हमें किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो अगर मैं मिनट को लिखूं यहाँ पर टाइम की जगह पर 6 मिनट है। अगर इसको सेकंड में लिखना होगा तो 6 × 60, ये सेकंड बन गया। अब आपको पता है ये मीटर पर सेकंड है, और मीटर पर सेकंड में को किलोमीटर पर आवर में ले जाने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर कि एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है। बाकी आप देखोगे 5 से कट जाएगा, 18×5 = 90। और ये 6×3 = 18, और इस 6 से ये 6×3 = 18, और 3×3 = 9 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स 12, 13 और 5। तो 5, 12, 13 आपको पता है कि दीज आर द ट्रिपलेट्स। अगर ये ट्रिपलेट है तो फॉर्मूला डायरेक्ट आप 1/2 बेस इंटू हाइट लिखोगे। तो 1/2 बेस आपका हो जाएगा 12 और हाइट हो जाएगा 5 यहाँ पर, क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस होगी। तो 2×6 = 12 और 6×5 = 30 आंसर आएगा। कोई भी बता देगा, इजी क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द सेकेंड डिवीजन इन द ईयर 2010। देखो 2010 की अगर हम बात करें, ये इमेज थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए। अच्छा देखो, मान लो हमें 2010 में बताना है, सॉरी, गिव मी अ सेकंड, यस, हमें 2010 में बताना है, वो भी सेकंड डिवीजन से। सबसे पहले 2010 हम फाइंड आउट करते हैं। ये जो ग्रीन कलर है, या इसको जो भी आप कलर नाम दो, ये 2010 को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें हमें सेकंड डिवीजन में फाइंड आउट करना है। तो ये देखो, ये सेकंड डिवीजन वाला है, ये फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और ये फेल। तो सेकंड डिवीजन में 2010 में कितने बच्चे पास हुए हैं, ये हैं 60। आउट ऑफ कितने, तो ये टोटल ऐड कर दो, 40 और 60, 100, फिर 170 और ये 200। तो 60 है 200 में से, तो 100 में से 30 होंगे, 30% इंटू का 100 कर लो, तो 30% आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हु अपीयर्ड फॉर बोथ सीएस एंड ईएस टुगेदर इन द ईयर 2022। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जैसे मिस हो गया है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ये जो नंबर्स गिवन है ना, ये नंबर्स, ये थाउजेंड्स में गिवन है। ठीक है। ये नंबर जो है, ये थाउजेंड में गिवन है, ये भी और ये भी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यानी कि ये आपका 120 और फिर इस पे 1000, यानी कि 3 जीरो और आएगा, 1,20,000 है। और इसका 80% यहाँ पर ग्रेजुएट्स हैं। तो 1,20,000 का 80% कितना हो जाएगा, 12×8 = 96, यानी कि 96,000। तो यहाँ से आ गए। फिर यहाँ पर देखो, ये 135,000 है, यानी कि 135 पे 3 जीरो है, और इसका 78% यहाँ पे ग्रेजुएट्स हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो इनको मल्टीप्लाई करना होगा, तो
मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर 135 को अगर आप 78 से मल्टीप्लाई करोगे, ये विजिबल है या नहीं है? आई थिंक कि ये विजिबल हो, तो ये हो जाएगा आपका 5 अट्ठे 40, फिर शून्य 4 और 13 अट्ठे 104 और 4 108, फिर ये 7 बच्चे 35 और 13 सत्ते 91 और 3 हो जाएगा 94। तो ये 0 8 5 13 का 3 4 और 1 5 और 9 और 1 10, तो ये 10 53 और 0 आ गया। तो इसमें जोड़ लेते हैं 10 53 और 0। अगर ये जोड़ते हो आप तो ये 1 0 आएगा, ये 3 आएगा, नहीं 1 0 कहीं पे मिस हो गया लगता है कि, अच्छा 1 0 यहाँ पे ऑलरेडी था तो इसमें 1 0 और आ जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस हो गया, ये आएगा 10530 और एक बार 0 और आएगा, ठीक है ना। तो ये देखो 0 में 0 ऐड करोगे 0, फिर इस 0 में ये 0 ऐड करोगे 0, इसमें ये 3 ऐड करोगे 3 और 6 5 11, तो लास्ट में 1300 ऑप्शन डी में ही दिख रहा है, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखें दोस्त, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 3 बकरियां और 5 भेड़ें एक खेत को 54 दिनों में चढ़ सकती हैं, तो 6 बकरियां और 8 भेड़ें। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 बकरियां या 5, तो 3 आप बकरी रख लो या आप 5 भेड़ रख लो। भेड़ के लिए मैं क्या लिख दूं भाई, चलो इंग्लिश ही यूज करते हैं, तो मैं बकरियों के लिए गॉट लिख देता हूं, और यहाँ पर 5 भेड़ें हैं तो भेड़ के लिए हम क्या लिख दें भाई, एस, सिप। अब इनको 54 दिन लगता है, यानी कि ये काम करे तो भी 54 दिन लगेगा, अगर ये काम करें तो भी 54 दिन लगेगा, और यही काम अब इसको 6 गोट और प्लस 8 सिप से कराना है, तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा। तो पहले यहाँ से आप रेशियो ले लो, इसको अगर इससे काटते हो तो गोट और जो सिप का रेशियो आएगा ये 5/3 आएगा, इनका मतलब ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब आप बोलो ये कोई भी टोटल वर्क हम ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर ये मुझे टोटल वर्क के तौर पे इस्तेमाल करना है तो मैं लिखूंगा 54 और इंटू 3, और जहां ये जी है, जी के जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे 5, और राइट साइड में ये वैल्यू हम लिख लेते हैं, तो ये हो गया 6 जी और प्लस 8 एस और इंटू का एक्स। अब जी और एस के जगह पर हमें वैल्यू पुट करना होगा, देखो जी के जगह पर 5, तो 5 हमने ऑलरेडी यहाँ पे रख ही दिया है, यहाँ 5 रख लेते हैं, तो ये 6 पचे 30 और 8 तिया 24 और 30 हो गया 54, तो इसमें से बस एक बार 54 माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू बच जाएगी, देखो ये 15 बार है ना, नहीं 54 माइनस थोड़ी होगा, 54 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, देखो ये वैल्यू बेसिकली ये जो पूरा वैल्यू बन रहा है ना ये वाला, ये 54 इंटू एक्स आ रहा है, तो 54 से 54 कैंसिल आउट होगा तो एक्स की वैल्यू 15 आ जाएगी, ठीक है। आसान सवाल था ये, मैं इमेज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन एरियाज पी एंड क्यू टुगेदर। देखो पी में टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल जनसंख्या है 10,000, 10,000 का 20% बच्चे हैं, तो इसका 20% बच्चे होने का मतलब हुआ कि 2,000 बच्चे हैं, ठीक है, इसका 20% 2,000 आएगा। और क्यू में टोटल 20,000 है, 20,000 के 30%, 20,000 का 10% होगा 2,000, तो 30% दो तिया 6,000, तो टोटल कितने हो गए 8,000 बच्चे हो गए, तो ऑप्शन दूसरा जो है वो सही उत्तर है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर इसकी बात, यहाँ पे आपको बोला गया है इन विच ईयर वॉज देयर मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ एप्पल्स टू दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में नेक्स्ट ईयर कौन सा ऐसा साल है जहां पर ज्यादा इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्टिंग में। तो देखो पहले यहाँ अब ऑप्शन पे ही हम आ जाते हैं डायरेक्ट, ऐसे चेक करें तो ज्यादा चेक करना होगा। ऑप्शन में देखो पहले 2008 है, तो 2008 कहां पर है, यहाँ पर, तो ये 9.5 से 11.4 हुआ, पहले आप देखो कितना इंक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे ये करीब करीब 5 और 4 9, तो ऐसे इंक्रीज हुआ है 1.9 इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 5 4 9 और 9 2 11, 2.9 इंक्रीज हुआ है 9.5 से, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो 2006 की अगर बात करो, तो 6 में क्या इंक्रीज हुआ है 9.9 से 10 पॉइंट, तो 0.1, और यहाँ पे ये 1.9 इंक्रीज हुआ है 9.9 से, ठीक है ना। ये दूसरा ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन। ऐसे ही देखो 2003 की बात करो तो ये 5.2 से 6.5 हुआ है, तो ये कितना इंक्रीज हुआ 0.8, और 8 5 13 1.3 ऐसे, तो ये 2.3 इंक्रीज हुआ है 5.2 से, ये थर्ड ऑप्शन। फोर्थ 2005 में आप देखो 2005 में 7.8 से कितना जंप हुआ है, तो आप बोलोगे 8 और 9 17 1.9 ऐसे, और ये 7 और 2 9, तो 3.9 का इंक्रीज हुआ है ओवरऑल 7.8 से, और इंटू का 100, ये ऐसे ही दिख रहा है, 2 से ये काटोगे तो 50% का इंक्रीज है, ठीक है, 39 दुना 78, और फिर 2 से 100 बार में कट जाएगा, यानी कि 3.9 बढ़ा है, क्यों,
तो सबसे ज्यादा यही होगा 50%, क्योंकि ये कहीं भी डबल नहीं है। आप देख रहे हो ना, डबल से सारे के सारे कम है, ये सॉरी ज्यादा है। ये 29 का डबल 58 होता है, उससे ज्यादा है। तो उससे ज्यादा होने का वैल्यू मतलब कि नीचे वाली वैल्यू अगर ज्यादा आएगी तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। ये 19 बचे, ये 5 टाइम्स लगभग है, यानी कि ये 20% ही है। इसको 3 गुना भी मानोगे तो ये लगभग 33% आ जाएगा, और वैसे ही ये भी 2 गुना से ज्यादा है, तो ये 50% से कम वैल्यू है। तो जो सबसे ज्यादा इंक्रीज है वो 50%, यानी कि 2005 में। अगला सवाल tan की वैल्यू दिया है, sin की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है विद हैशटैग ऑफ एनके मैथ्स, हैशटैग एनके मैथ्स आपको लिखना है। फिर आपको स्पेस देकर क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, तो आप टाइमर यहाँ पे वीडियो की टाइमिंग सेट कर देना, मैं बता देता हूँ। अगर नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर हुआ, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आप 8 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। एक टूरिस्ट वैन है, देहरादून से मंसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी 36 की रफ्तार से चली। अब इतना कम रफ्तार से क्यों चली? एक तो वो पहाड़ी इलाका है और दूसरा वो टूरिस्ट प्लेस है, तो देखते देखते चल रहे हैं, ठीक है। तो औसत चाल से तय करती है, 60 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। अब देखो, जाने में चूंकि उन्होंने जो टूरिज्म है उसका मजा ले लिया है, तो आने में जल्दी आ रहे हैं अब, ठीक है, क्योंकि देखने की जितनी भी देखने वाली चीजें हैं वो तो जाने में ही देख ली उन्होंने। तो आने के टाइम पर 60 की रफ्तार से आती है। आपको एवरेज स्पीड बतानी है। आपको पता है कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? जब सेम डिस्टेंस है दोनों ही केस में, तो हम 2xy और अपॉन x प्लस वाई लगा सकते हैं। देखो, देहरादून से मंसूरी तक गई और फिर वापस आ गई, तो जितना जाने में डिस्टेंस हुआ उतना आने में भी डिस्टेंस हुआ, क्योंकि सेम प्लेस पर गई है और सेम प्लेस पर आई है। तो आप लिख दोगे, देखो जाने में स्पीड था 36, तो 2 × 36 और गुना में आने में 60 है, बटा इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 96 हो जाएगा। अब अगर काटते हो तो ये 12×3 = 36 और 12×8 = 96, ठीक है। फिर ये 2×4 = 8 और 4 से 15×4 = 60, तो 15×3 = 45, तो ऑप्शन 4 इज द आंसर। अभी तक आसान क्वेश्चन मिला है। एक ट्रक 1 किलोमीटर के लिए 30 की रफ्तार से चलता है, अगले 1 किलोमीटर 45 की, तो औसत चाल सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्यों? बिकॉज द डिस्टेंस आर सेम। यहाँ पर देखो, जो डिस्टेंस है अपने पास वो 1 किलोमीटर, यहाँ भी 1 किलोमीटर, तो मैं लगा दूंगा 2x, x मीन्स 30 एंड y दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के सम से डिवाइड कर देंगे। सम कितना होगा? 75। ये देखो कट जाएगा आपका 15 और ये 15 पीछे 5×6 = 30, 6×2 = 12 × 36, ऑप्शन 4 इज द आंसर। Next question, a number is first increased by 10% and then increased by 20%. The number so obtained is now decreased by 12%. What is the net increase or decrease percentage in the original number? यानी कि ये 3 बार का बात है, तो हम डायरेक्ट ही या तो फॉर्मूला आप लगा लो, ठीक है ना, या ऐसे ले लो आप। 10% इंक्रीज हुआ, 10% क्या होता है? 1/10, यानी कि 10 पे 1 बढ़ गया, 11 हो गया। फिर 20% इंक्रीज हुआ, 20% इज इक्वल टू 1/5, इट मीन्स इट बिकेम 6 फ्रॉम 5, 5 to 6 हो गया, ठीक है। फिर 12% का क्या हो जाता है? डिक्रीज। 12% क्या होता है? 12/100 अगर आप लिखते हो तो ये 3×4 = 12, 25×4 = 100, इट मीन 25 से 3 कम हो जाएगा। 25 था तो 3 कम होकर बच गया ये 22। अगर कुछ कटता है आप काट सकते हो, नहीं काटने का मन मत काटो, कोई बात नहीं है। अगर हम काट भी दें तो ये देखो 5 दूना 10 और 11 दूना 22, अब 11 का स्क्वायर 121 और 121 गुणा में 6 आ जाएगा, यानी कि 6 कम 6 और 12×6 = 72, ये आ गया। ये आ गया 5×5 = 25 का स्क्वायर 625। अब बताओ, कोई वैल्यू अगर 625 से 672 हो गया तो कितना बढ़ गया? आप बोलोगे कि ये 1 बढ़ा, फिर ये 2 में से 2 गया, 0 हो गया, और 7 में से 101 बढ़ गया है 625 पे, तो 100 पे क्या हुआ? बस ये कैलकुलेट करना है। अगर मैं 25 से ही काटता हूं तो आप देखोगे 25×4 = 100 और 25 से 25 बार में कट जाएगा। अब अगर ये भी 100 होता तो ये भी 25×4 = 100 लगभग कटता, और 4×4 = 16 के राउंड अराउंड आंसर आता, और 16 के राउंड ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर ज्यादा आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहे हैं 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट्स A and B. If the length of common chord is 12 centimeter, then what is the distance between their centers? देखो कह रहा है कि A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो मैं डायग्राम ही पहले ड्रॉ कर देता हूं। ओके, जैसे ये एक सर्कल हो गया अपने पास, ठीक है, और दूसरा सर्कल भी करीब करीब इससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, मान लो ये, ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें कॉमन कॉर्ड है, तो मैंने एक कॉमन कॉर्ड भी ले लिया, ये वाला, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये मैंने ऐसे बना दिया। अब चूंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ये भी मैं डायग्राम में ड्रॉ कर ही देता हूं। अब देखो, मान लो मैं ये बोलता हूं कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। अच्छा, इनके रेडियस का लेंथ दे रखा है, यानी कि ये 13 है तो ये 15 है, यही बात है।
अब इसमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ भी 12 दे रखी है, यानी कि आधा कितना होगा 6, और हमें डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स बताना है। ये पता है कि ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों ही ये कॉर्ड है, और ये इक्वली डिवाइड भी होगा क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है इसको बेसिकली। तो ये 6 है और ये 13 है, तो ये कितना बनेगा अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36। तो 169 में से 36 अगर माइनस करोगे तो ये 13 और 3 आएगा। तो ये वैल्यू तो 133 आ गया। अब देखो पहला ही 133 एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी को चूज करने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे ही आप सेम फॉर्मूला से दूसरा भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 72% खर्च करके इतना रुपया बचा लिया, तो वार्षिक वेतन का 10% कितना है। देखो 72% खर्च कर दिया, इसका मतलब 28% बचा लिया, और उसकी वैल्यू कितनी है 5740 है। तो 10% की वैल्यू कितनी रही होगी, यहाँ 10% लिख देते हैं, यहाँ x लिख देते हैं, बस काट पीट लो। आप देखो ये कि अगर मैं 14 से काटूं तो ये हो जाएगा 14 चौके 56, 14 एक बार में और शून्य, और ये 14 दूना 28 और 2 पच्चे 10, 5 से मल्टीप्लाई कर दो x की वैल्यू 0, 5 एकम 5 और 4 पचे 20, तो 20। यार कहाँ गलत कर दिया हमने, खर्च कर दिया और इतना बचा लिया, तो 28% ही बचाया। तो वार्षिक वेतन का 10% कितना है, अगर ये 28%, 2 से 14 दूना 28, 14 चौके 56 और 14 एक बार में और 0 और 2 पच्चे 10, तो अच्छा देखो हमने आंसर सही निकाला है, बस थोड़ा सा इसमें है कि यहाँ पर वार्षिक वेतन का 10% पूछ रहा है, ठीक है, ऑफ हिज एनुअल सैलरी। तो हमने ये मंथली निकाला है, और चूंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 12 मंथ्स का आ जाए। इट मीन्स ये 1 ईयर का हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 12 पच्चीस 60 का 0, 12 दूना 24 और 24 ही रह जाएगा, 60 के लिए ये 6 आएगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एबीसी एक काम को 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। ए प्रतिदिन काम करता है, लेकिन हर एक तीसरे दिन बीसी भी ए के साथ काम करते हैं, कार्य कितने दिन में खत्म होगा। देखो सबसे पहले ए बी सी, ए की मैं बात करूं ये 20 दिन लगाता है, बी 30 दिन, और सी जो है वो 60 दिन। टोटल वर्क इनका एलसीएम ले लो जो कि 60 के बराबर हो जाएगा, और एफिशिएंसी आप देखो 20 यहाँ 60, 30 दूना 60 और 60 बन जा 60। सो 3, 2 एंड 1, ये जो है ये एफिशिएंसी है एबीसी की। अब यहां पर देखोगे कि फर्स्ट डे ए काम करेगा, फिर सेकंड डे ए काम करेगा, और थर्ड डे एबीसी तीनों काम करेंगे। यही बात है ना, प्रत्येक तीसरे दिन एबीसी तीनों साथ में काम करते हैं। तो अगर मैं 3 दिन का यहां पर बनाता हूं ग्रुप, तो आप देखोगे कि पहले दिन ए काम करेगा 2 यूनिट, दूसरे दिन फिर से 2 यूनिट काम, सॉरी ए 3 यूनिट काम करता है। तो फर्स्ट डे ए जो काम करेगा वो 3 यूनिट करेगा, फिर सेकंड डे 3 यूनिट, और थर्ड डे ये 3, 2, 5 और 1 6, यानी कि तीनों मिलके काम करेंगे तो 6। तो 3, 3, 6 और 6 12 यूनिट का काम हो गया कितने दिनों में भाई, 3 दिनों। यही बात है। काम हमें 60 खत्म करना है, तो इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 12 पच्चीस 60 यूनिट का काम हो जाएगा। और आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 दिनों में काम हो जाएगा पूरा खत्म। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, एचसीएफ दिया है, एलसीएम बताना है। इजी सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आप देखोगे एलसीएम हमें पता नहीं है, इसको एक्स रख देता हूं, एचसीएम हमें पता है कि 11 है एचसीएफ, और ये 726 प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। इससे काट लो 11 छक्के 66, ठीक है, और फिर 11 छक्के 66, ऑप्शन दूसरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इनका एलसीएम बताना है। तो यार ये होमवर्क हो गया, एलसीएम तो आप लोग निकाल ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको ये मैंने बहुत बार बताया होगा, हालांकि ये चीज याद भी रख लो आप। ये बेसिकली एलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एलजेब्रा से रिलेटेड कैसे, आप साइन थीटा को बोलोगे कि अगर मैं साइन थीटा को x लिखता हूं तो कॉसेक थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1/x हो जाएगा, और ये 2 है। अब ये भी देखो x टू द पावर 5 और प्लस 1/x टू द पावर 5 पूछ रहा है। आपको एलजेब्रा में ये चीज आपने पढ़ा होगा कि जब भी x प्लस 1/x 2 होता है, इसका मतलब x की जगह पे हम 1 पुट करते हैं। अगर यहाँ 1 पुट करोगे तो ये भी 2 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अदरवाइज आप थीटा की वैल्यू वैल्यू अब देखो, थीटा थीटा की वैल्यू आप 90 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ पर एक एक्यूट एंगल है, और 90 तो आपका जो है वो राइट एंगल हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना और इतना से पूरी तरीके से कट जाए, तो पहले कटने वाला ही ढूंढते हैं। 36 से कटने का मतलब 9 और 4 से कटना चाहिए। अगर 4 की बात करें तो 4 से सारे ऑप्शंस कट रहे हैं। अब 9 की बात करें तो देखो ये 9 हटा दो, फिर 6, 5, 11, 7, 18 कट ही रहा है, 9, 18 कट ही रहा है, और ये 8, 5, 13, 8, 6, 14,
14 और 5 हो गया 19 और 8 27, सारे के सारे कट रहे हैं भाई। अब तो बस 17 पे ही भरोसा है हमें, 17 से काट के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हालांकि अब देखो, चूंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है ना, चलो पहले 17 से काट के चेक कर लेते हैं, क्यों। अगर 17 से इसको काटोगे तो ये 17 चौके 68, फिर बचेगा 9 2 11, और फिर 5 तो 17 छके 102, फिर बच गया आपके पास 8 5 13 17 8 136। ये 17 से कट रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं आंसर हो सकता है? क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या नहीं है, अभी इसमें इतने भी हैं और ये सारे ही इससे बड़े हैं, हमें तो बड़ा ढूंढना है। अभी देखो, अभी अगर मैं 9 और 4 से भी चेक कर रहा था तो 9 और 4 से चूंकि सारे कट गए, तो भी इसमें मैं इसको आंसर मानता, क्योंकि अगर इससे सारे ही कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ये आंसर हो सकता है उसके हिसाब से। लेकिन हमें 17 का भी चेक करना है, तो 17 का भी चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको चेक करेंगे 17 से, 17 पिछे 85, ये भी डिवाइड हो रहा है। अब ये आंसर है तो डिवाइड होगा, इसको चेक करो 17 पच्चीस 85 17 54 68, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली अब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो जो सबसे बड़ा है वही आंसर होगा। डिवाइड तो सारे हो रहे हैं, ठीक है, सारे ही क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक जो लाइन है हमें बताना है लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर इसमें यही है। बस आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और यहां दिया है कि इफ दिस 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 एंड दिस आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर प्रोपोर्शन यहाँ पर है, चौथा x है, तो इनका प्रोडक्ट सेम होता है, तो 42x की वैल्यू आ जाएगा 36 गुणा में 35। बस 7 छक्के 42 और 7 पच्चे 35 और 6 छक्के 36, तो x की वैल्यू 6 पच्चे 30। इजी है। नेक्स्ट सवाल है, अपने पास दो संख्या इतना के अनुपात है, इनका अंतर इतना है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखो, इनका अंतर रेशियो में कितना है, 2, और 2 की वैल्यू अगर 34 है तो 1 की वैल्यू 17, 1 की वैल्यू 17, तो छोटी इसमें 3 है, तो 3 की वैल्यू 51। एज सिंपल एज दैट। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगला सवाल है, एक वस्तु के मूल्य में 70% की छूट दी जाती है, सॉरी वृद्धि कर दी जाती है। कुछ ज्यादा ही हो गया, क्यों। अभी बताओ, बिग बिलियन डे चल रहा है और यहाँ पर इन्होंने 70% बढ़ा ही डाला, तो ये बैक बिलियन डे चल गया क्या ना, या ब्लैक बिलियन डे भी बोल सकते हैं। देखो, फिर 5% और 20% का डिस्काउंट दिया गया, और नगद भुगतान में 20% का और डिस्काउंट दिया गया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, बात ये है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, क्यों। देखें दोस्त, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो 70% की वृद्धि की जाती है, 70% इट मीन्स 7/10, तो 10 पे 7 बढ़ेगा, यानी कि ये 10 से हो जाएगा 17। नेक्स्ट केस में है 5% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है, 5% इक्वल्स टू 1/20, यानी कि 20 में से एक कम हो जाएगा 19। फिर 20% का डिस्काउंट, 20% 1/5 होता है, यानी 5 से एक कम होगा तो 4। फिर यहाँ पर लास्ट में 20% का डिस्काउंट है, तो फिर से 5 से 4 हो जाएगा। ओवरऑल कैलकुलेशन यहाँ पे चेक कर लो, अगर कुछ कैंसिल आउट करना चाहो आप, जैसे ये 4 से कट जाएगा, 4 पच्चे 20, और ये 2 दूना 4, ये 5 दूना 10, 4 बार 5 हो गया, यानी कि 25 का स्क्वायर दैट इज 625। इसको मल्टीप्लाई करो, 17 को पहले 19 से करते हैं, या फिर देखो ये मैं 19 दूना 38 और 17 अठे 136, 6 आ गया, फिर बच गया अपने पास 3, और ये हो गया 17 तिया 51 और 3 हो गया 54, ये आ गया। तो कितना बढ़ गया यहाँ पर, 21 बढ़ गया 625 से, और गुणा में 100, यही आएगा। अगर आप काटते हो यहाँ पर, तो ये 25 से 25 बार में, और ये 25 से 4 बार में, 21 चौके 84/25, तो 25 यहाँ 75 डेसिमल। फिर आ जाएगा आपका कितना, देखो 5 और 4 9 0 90, तो 25 यहाँ 75, 3.3 से जो स्टार्ट होगा वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये tan स्क्वायर प्लस tan टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू पूछा है, इसमें से किसके बराबर हो सकता है। देखो, चूंकि सारे ऑप्शन सेक सेक में है, तो हम सेक में चेंज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो tan स्क्वायर को आप लिखोगे कि 1 प्लस सेक स्क्वायर है, सॉरी सेक स्क्वायर -1, tan स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, या एक काम भी कर सकते हैं, अगर मैं tan स्क्वायर ही कॉमन ले लूं यहाँ पे, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर बच जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये बच गया tan स्क्वायर, और इनटू का ये आ गया सेक स्क्वायर। लेकिन अभी इस tan स्क्वायर को फिर से हमें सेक में ले जाना होगा, तो हम tan स्क्वायर को सेक में कैसे ले आ सकते हैं, ये सेक स्क्वायर और -1 होता है, तो इसके जगह पर मैं लिख दूंगा कि ये हो गया सेक स्क्वायर -1, और इंटू का ये सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, सेक टू द पावर 4 और माइनस का सेक स्क्वायर। सो ऑप्शन सेकंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, फाइंड द रेशियो ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम कंट्री ए कमिंग इन ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल, मार्च और अप्रैल में। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे डायग्राम में आप देखोगे मार्च जो है ये वाला कलर
जो 20% है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मार्च में रेशियो है 3 और 2 का, ठीक है, दोनों कंट्री के लिए। तो ये कह रहा है कि कंट्री ए से आने वाले पर्यटक का संख्या। तो देखो ए में आने वाले सबसे पहले कुल पर्यटक यहाँ पर कितने हैं, आप बोलोगे 60,000। तो मार्च में कितने आए, तो आप बोलोगे कि 60,000 का 20%, 60,000 का 20%, 6 दूना 12 यानी कि 12,000। हालांकि इसका तो ठीक है, देखो मार्च का हमने लिख ही दिया, वैसे ही अप्रैल का आप चाहो तो निकाल लो। यहाँ पर अप्रैल में कितना है, अप्रैल देखोगे कि ये पर्पल कलर है या ये जो भी कलर आप मान रहे हो इसको 25% है। तो 25% यानी कि 1/4, 15 चौके 60 यानी कि यहाँ पर 15,000, ठीक है। ये मैंने निकाल दिया, लेकिन यहां से देखो हमें ए लिखना है। तो ये 3:2 है, यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है टोटल 5 में से, और यहाँ पर अप्रैल में 8 है टोटल कितना में से, 8 और 7 15 में से, यहाँ पर देख रहे हो ना। अब ये 15 से 15 कट जाएगा, और ये देखो इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है, तो मैं डायरेक्ट यहीं से कैंसिल आउट कर रहा हूँ। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ बच गया, अब 5 से कटने से रहा तो ये 12 36/5 रह गया, 36/5, और रेशियो ये रह गया अपने पास बस 8। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 और ये 9 चौके 36, तो ये 9:5 दूना 10 आ गया, 9:10, इट मीन्स ऑप्शन 4। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे और ये क्लियर कट होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, ये कह रहे हैं व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस ईयर ओवर दिस ईयर इन एजुकेशन आउटले। देखो अगर एजुकेशन की हम बात करें तो पहले 18-19 में एजुकेशन कितना था, तो आप बोलोगे 8,000 था, ठीक है। फिर ये 20-21 की बात कर रहा है, तो 20-21 में एजुकेशन कितना है, 8400। तो कितना इंक्रीज हो गया है, आप बोलोगे कि 400 इंक्रीज हुआ है ओवर 8,000, राइट, इनटू का 100। तो ये 30 से ये 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये 8×5 = 40, 5 ही आ रहा है। इतना की तुलना में इतना के दौरान प्रतिशत वृद्धि, 18-19 में ये 8,000 था, अच्छा 20-21 था, सॉरी फॉर दैट, 20-21 मीन्स 200। तो अगर ये 200 होता तो 5 का आधा ही आता, 2.5%, क्योंकि 5 तो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। आपने कैलकुलेट कर लोगे इजिली अगर आप समझ गए तो। कॉस माइनस साइन आपको गिवन है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, कॉस प्लस साइन पूछ रहा है। अब कॉस माइनस साइन अगर गिवन है तो एक काम करते हैं, हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। एक तरीका तो ये, या फिर इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को हम सम कर देते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ कि ये लेट से x के बराबर है। अब इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और सम कर देंगे। जैसे इसका दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर -2 साइन कॉस, a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा, और माइनस का 2 साइन और इंटू कॉस, राइट साइड में आ जाएगा 2 और साथ में साइन स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1 और प्लस 2 साइन और इंटू का कॉस, यही आएगा 2 साइन इंटू कॉस, और राइट साइड में x का स्क्वायर आ जाएगा, और हमें x ही फाइंड आउट करना है ओवरऑल, ठीक है। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं, प्लस करने में ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर। अब चूंकि हमें x बताना है तो x स्क्वायर की वैल्यू इसको इधर लाओगे, 2 कॉमन हो जाएगा और इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, जिसको मैं 2 और साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखोगे कि x की वैल्यू √2 और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, जो कि √2 और साथ में कॉस थीटा के बराबर है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है अपने पास, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 29 है, दो भुजाओं का योग 41 है, तो दो भुजाओं के बीच का अंतर 1 होगा। आपको अगर ट्रिपलेट याद हो 20, 21 और 29 का, तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं इसको, कि जब यहाँ पे हाइपोटेनस 29 दे दिया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता था कि ऐसे केस में 20 और 21 हो जाए, और यहाँ पर सम से हमने इसको मैच कर लिया कि क्या सम 41 बन रहा है। आप इनको चेक भी कर लो, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर 441, और ओवरऑल 841 हो गया, जो कि 29 का स्क्वायर होता है, ठीक है। दैट्स ऑल। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आपको फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके और थोड़ा लॉन्ग बनाना होगा। एक बेईमान डीलर है जो अपने सामान को 22% लॉस पे बेचने का घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है, ओवरऑल लाभ। यहाँ क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप देखोगे 20% लॉस, 22% लॉस, 22% कितना होगा, 11/50 लॉस है। इसका मतलब 50 को बोल रहा है कि 11 कम यानी 39 में बेचेंगे, लेकिन करता क्या है, 35% यहाँ पर लाइटर वेट्स का यूज करता है। 35% मतलब होगा 7 5 जा 35 एंड 25 जा 100, ये 7/20 आएगा। इसका मतलब देखो 20 में वो 7 का फायदा ले रहा है अपना, ठीक है, 20 के बदले में 7 कम ही दे रहा है, यानी कि उसका खुद का कितना गया 13, लेकिन पैसा कितने का लिया 20 का। तो हम यहां पर लिखेंगे उसका खुद का गया 13 का, लेकिन पैसा ले लिया 20 का।
काट दो, अगर कटता है तो देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो रहा है, और 13 तिया 39, तो ये 5 आ गया, और ये 3 दूना 6 आ गया। 5 से 6 हो गया तो एक का फायदा हो गया 5 पे, तो 100 पे कितना फायदा हो जाएगा 20 का, तो 20% सर है। क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करूं, किसी शहर की जनसंख्या इतनी है 15% की दर से बढ़ती है, तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी। 15% का मतलब क्या हुआ, 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100, यानी 20 था तो उससे 3 कम हुआ है, यानी कि 17 हो गया है, यही बात है। 15%, 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100। ठीक है, और फिर से ये 20 से 17 हुआ होगा, यही बात है। यानी कि ये 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो ये 2 वर्ष पहले वाला हुआ कम वाला, ठीक है। तो ये 17 × 17 ये पहले का था, और ये 20 × 20 यानी 400 अभी का है, और ये अभी की जनसंख्या दिया हुआ है, तो हमें पहले वाला बताना है। क्यों? अच्छा, एक चीज हमने यार उल्टा लिख दिया, यहाँ पर बढ़ रहा है ना, बेसिकली बढ़ रहा है, तो 15%, 20, देखो 20 से कितना होगा 23 होगा, क्योंकि इसको काटोगे तो आप 3 × 5 = 15, 20 × 25, और बढ़ रहा है तो 20 से 23 होगा, तो 20 से ये 23 हो गया, ठीक है। इसका मतलब अब क्या हुआ कि देखो ये पहले वाला अगर 20 था तो अभी 23 हो चुका है, पहले वाला 20 × 20 यानी कि 400 था, अभी वाला जो है वो 23 × 23 है, और अभी वाले की वैल्यू यहाँ पे आपको दे ही रखी है, जिसका जो वैल्यू है बेसिकली वो कितना दिया है आपको, 352 और 314, इसको कैंसिल आउट करना होगा, क्योंकि हमें 400 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो होगा वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, और 4 का मल्टीपल 400 का ये नहीं हो रहा है, लेकिन ये तीनों तो हो गए, तो अब कोई बात ही नहीं रहा, फिर तो हम यहाँ पर काट के ही चेक करेंगे। डिजिटल सम अप्लाई करके देख सकते हैं हम, जैसे अगर मैं डिजिटल सम लगाऊं यहाँ पर, तो आप देखोगे कि ये 3 और 2 5 है, और ये 3 और 2 5 × 5 = 25 हो गया। अगर 25 हो गया तो इधर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करके डीएस लेना होगा, ठीक है। और फिर 400 का बताना है तो एक बार और 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इसका वैल्यू भी डीएस भी 4 है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, आप डीएस चेक करो। यहाँ पर देखो 9 को हम नहीं लेते हैं, तो मैं 5 3 8 और एक 9 को इग्नोर कर रहा हूँ, और 4 3 7 2 9, अब ये 9 ही आ गया, तो 9 से मल्टीप्लाई करके डिजिटल सम 9 ही आता है, ये बात पता होना चाहिए आपको कि 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन डिजिटल सम हमेशा 9 रहता है। तो हमें ऑप्शन में वो वैल्यू ढूंढना है जहां डिजिटल सम 9 हो। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, यहाँ पे चेक करोगे तो 5 और 4 9, और ये 6 2 8 ही आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इसको चेक करोगे तो 4 2 6 3 9, ओ माई गॉड, यहाँ भी 9 आ गया। और ये देखो 6 4 10, और 6 16 और 2 18, 18 का 9, ये भी बन जाएगा। तो दो दो ऑप्शन अभी भी हमारे पास पॉसिबल हैं। तो अब हमारे पास आखिरी उपाय है कि हम मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो अब अगर मल्टीप्लाई करने चढ़ते हो आप, तो यहाँ पर काटना पड़ेगा, फिर और कोई उपाय ही नहीं है। तो एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ इसको। अब अगर मैं काटता हूं तो 23 से इसको काटूंगा। सबसे पहले देखो 23 एक बार में बचेगा, 7 5 12 और 2, यानी 122, तो 23 बचे 115, 7 और 3, तो 23 या 69, यानी कि 4 और 1, तो 23 एक बार में, तो बच गया अपने पास कितना, 7 और 1 8, 18 और 4, तो 18 और, तो 18 4 यानी कि 184, तो 8 बार में कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इस 23 से इसको काट के देखो, 23 से काटोगे तो ये 7 दूना 14, 7 बार में जाएगा, 7 तिया 21 का 1, और 7 दूना 14 और 2 16, नहीं जा रहा है तो 6 बार में ही काटना पड़ेगा, 6 तिया 18 और 6 दूना 12 और 1 13, 138, और ये 53 है, तो 3 और 2 5 और 10 15 का अंतर आ गया, 15 और 1, तो फिर 6 बार में ही काटेंगे हम। क्यों? और फिर आपके पास बच जाएगा, ये 53 था तो 15, ये 51 हो गया, तो 2 कम, यानी कि 13 बच गया, और ये 138, तो ये फिर से 6 बार में कट गया, 666 आ गया। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू अगर 666 है, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौके 2400 के आसपास जाएगा, तो 3000 वाला तो होगा ही नहीं, ऑप्शन 2 हर एक हाल में उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें। 3800 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को y% छूट देने पर इतना में बेचा गया, y का मान क्या था। आप डायरेक्ट डिस्काउंट ही निकाल लो, ये 3800 है, ये कितना है 3496, अगर काटना चाहो 19 से, अगर ये कट जाए 19 एक बार में, फिर बच जाएगा आपका 15 9 19 8 152, और फिर 7 कट जा रहा है तो 19 से काट ही देते हैं, क्यों, 19 दूना 38, ये 200 बच गया, 19 से इसको काटोगे तो 19 एक बार में, फिर 19 8 152, और 19 चौके 76, फिर 2 से इसको काट दो, तो 9 दूना 18 और 2 दूना 4, तो 100 की वैल्यू अगर 92 हो गई तो 8% का डिस्काउंट हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं,
दो संख्याएं इतना के अनुपात में है, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दिया हुआ है, संख्याओं का योगफल बताइए। ठीक है, यहां से अगर मैं नंबर्स को लेट से 3x और 4x मान लूं, तो आपको पता है कि नंबर्स का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो ये 2700 ऐसे ही दिख रहा है। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 में 27, 900 और 4 से 25 चौके 100, 25 में 225, तो x की वैल्यू आ गई 15। और हमसे पूछ रहा है संख्याओं का योगफल, यानी कि 4 और 3 7x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 15 सत्ते 105। जो आसान है उसको तो धुएं में उड़ा देंगे हम, ऐसा नहीं कि वहां पे टाइम वेस्ट करेंगे। एक्स वाई वाई प्लस वाई बाई एक्स 1 है, एक्स वाई की वैल्यू 2 है, तो क्यूब पूछ रहा है। पहले यहाँ सम निकाल लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा। आई होप कि आप बात समझ रहे होगे। एलसीएम लेंगे एक्स वाई आ जाएगा, राइट साइड 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, ये वैल्यू आ गया 0। एक्स वाई हमें पता ही है, अगर मैं क्यूब का फॉर्मूला ही लगा दूं यहाँ पर, आपको पता है कि ये एक्स प्लस वाई और इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई होता है। अब आपको पता है कि अगर इसी की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी करो 0 ही आएगा, तो ऑप्शन दूसरा सही है। अगले सवाल की बात करें, 45 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक, यानी कि जिसको आप फ्रस्टम बोलते हो, के सिरों की त्रिज्याएं इतना और इतना है, पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, आधार की त्रिज्या ऊंचाई का रेशियो दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या। देखिए सबसे पहले अगर आपको सॉल्व करना है, ये मैं हटा देता हूं यहां से। देखो, एक तो कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बाई फॉर्मूला चले जाओ, मैं वो भी लिख के बताता हूँ। जैसे बाई फॉर्मूला जाओगे तो आपको पता है कि वॉल्यूम दोनों ही केस में सेम हुआ, क्योंकि हम एक चीज को मेल्ट करके दूसरा चीज बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे कि फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या आएगा। फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर और इंटू का एच। तो आप लिखोगे 1/3 कैपिटल आर का स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस आप लिखोगे 28 गुणा में 7 और इंटू का एच दैट इज 45, और राइट साइड में आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, हम यहाँ पर इसको 3x और इसको 5x मानेंगे, तो 3 तिया 9x स्क्वायर और इंटू का 5x लेना होगा। इनको काट पीट के x की वैल्यू निकालोगे और फिर जो हमसे पूछ रहा है उसमें x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम डायरेक्ट वहां पे पहुंचे जो हमसे पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कर्व सरफेस एरिया, और जो सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू एच। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो 2 पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 3x लेना होगा बेसिकली हमें, और h की जगह पर 5x लेना होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो कई सारी चीजें निकल के आती हैं। या तो x की वैल्यू कोई ऐसा आ जाए जो 7 को काट पाए, तभी ये इंटीजर पार्ट है। अब वरना अगर ऐसा नहीं होता तो या तो ये डेसिमल में होता, या अपोन में 7 रहता, या फिर पाई में ही आंसर रहता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो 7 का मल्टीपल होगा। तो हालांकि ये टेंशन हमारा खत्म हो गया, यहाँ से 7 हटाओ और ये x हटाओ, बाकी जो बचा इसमें हमें फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे देखो दो तीन चीजें हैं, एक तो आंसर 3 से कटेगा, दूसरा की आंसर 5 से भी कटेगा, और तीसरा यहां पर कि 22 है तो आंसर 11 से भी कटेगा। ठीक है, तो पहले 3 से कटने वाला हम बात करें तो 6 4 10 और 4 14, ये 3 से नहीं कटा। ये 5 4 9 8 17, ये भी 3 से नहीं कटा। 6 4 10 2 12 कट रहा है, और 6 4 10 1 11, ये भी नहीं कटा। तो 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है। अगर ऐसा नहीं होता 3 से कटने वाले और ऑप्शन मिलते तो हम 11 से चेक करते, क्यों। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे कि क्या तरीका मैंने यहाँ पे लगाया है। एक शंकु की ऊंचाई दिया गया है, आधार का व्यास दिया है, आयतन बताना है, वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई दैट इज 22/7, और आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 और एच, अच्छा सॉरी एच ही 7 है, तो एच की जगह पर 7 रख दिया हमने, आर स्क्वायर रख दिया, 12 का आधा 6, तो 6 का स्क्वायर 36। अगर आप काटते पीटते हो तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से 12 3 36 है, तो ये 12 दूना 24 का 4, 12 दूना 24 और 2 26। ये क्यों ही बेकार में लिख दिया, नियरेस्ट टू इंटीजर, ये डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है 264। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 5 एंड 175 रेस्पेक्टिवली इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज दिस, द लॉन्गर ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि दोनों में जो बड़ा है, वो डेफिनेटली 7 होगा, और 7 का मल्टीपल ही आंसर होगा, और 7 का मल्टीपल एक ही है। बस दैट्स ऑल, खेल खत्म। बाकी अगर आपको सॉल्व करना है तरीका वही है, नंबर्स 5x और 7x मान लो, एक 7x एक 5x, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ की, और फिर x की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई कर दो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, PQR एक वृत्त के अंतर्गत खींचा गया समबाहु त्रिभुज है। तो पहले मैं एक
वृत्ति बनाने की कोशिश करता हूँ, सर्कल। तो मान लो मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाली। इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ड्रॉ हुआ है, वो भी मैंने इस तरीके से बना दिया। ठीक है। अब कह रहा है कि एस चाप क्यू आर पर स्थित कोई बिंदु है, तो हाफ ऑफ ट्रायंगल पी एस क्यू बताना है। तो पहले ये हो गया पी क्यू और आर। एस जो है वो क्यू आर पर स्थित है, क्यू आर यानी कि ये वाला, इधर मान लो एस है। तो हमसे एंगल कौन सा पूछ रहा है? पी एस क्यू का हाफ, पी एस और क्यू का आधा। तो पहले मैं इसको मिला देता हूं ऐसे। ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा का आधा हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा, एक चीज तो कोई भी बता देगा यहाँ पर कि देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक सर्कल में अगर मान लो ये मैंने बना दिया यहाँ पर एक कॉर्ड, तो ये कॉर्ड एक ही डायरेक्शन में जितने भी एंगल बनाती है वो सब सेम बनाती है। ठीक है। यानी कि चाहे ये यहाँ पे एक एंगल बना ले, यहाँ पे बना ले, या फिर यहाँ पे बना ले, या फिर यहाँ पे बना ले, ये सारे ही एंगल क्या होगा? सेम होगा। और यही चीज यहाँ पर है, देखो जो PQ कॉर्ड है ना, PQ, ये एक एंगल यहाँ बना रहा है और एक एंगल यहाँ बना रहा है, तो जो एंगल R पे बनेगा वही S पर भी बनेगा। और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके हर एक एंगल 60 60 60 होंगे, और ये अगर 60 है तो ये भी 60, और हमसे इसका आधा पूछा जा रहा है तो वो 30 होगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राजेश भाई साहब हैं अपने, ये 10,000 रुपए की राशि को इतना इतना के साधारण दो बार ए और बी को निवेश किया, 2 वर्ष के बाद इतना मिला, तो ए को दी गई राशि कितनी है? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर ये मान के चलूं, ए को दी गई राशि पूछ रहा है ना। ठीक है। देखिए एक बहुत मस्त तरीका मैं बताता हूँ, या तो आप एलिगेशन लगा लो इसमें, या जो नॉर्मल आप इक्वेशन बनाते हो वैसे भी कर सकते हो। अगर आपसे ए का पूछ रहा है ना, तो आप सबको बी को दे दो। सबको बी को देने का मतलब क्या है कि अगर 10,000 को मैं बी को दे दूं तो 10% उस वहां से मिलेगा, यानी कि 10% का मतलब 1,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन मिला कितना है? 2 साल में 1680, यानी कि एक साल में 840 रुपए ही मिला है। यही बात है ना, 840 रुपए। तो कितने का डिफरेंस आ गया? आप बोलोगे कि दोस्त डिफरेंस आ गया यहाँ पर कितने का भाई? 60, 160 का डिफरेंस आ गया। और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है? 2% का डिफरेंस है। तो 2% की वैल्यू अगर 160 है तो 1% की वैल्यू 80, और 100% की वैल्यू 8,000। और ये जो 100% की वैल्यू है ये ए को दिया गया है, यानी कि 8,000। बी को कितना दिया गया है? तो 10,000 में से 8,000 माइनस कर दो, 2,000 बी को दिया गया है। क्यों? इजिली निकाल सकते हैं ना। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जरूर मुझे बताना, और कमेंट करके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाएं इस अनुपात में है, परिमाप कितना है, क्षेत्रफल क्या होगा? देखो 5 12 13 है, तो आप ये समझ गए होंगे कि ये ट्रिपलेट वाला खेल है। 5 12 13 तो ट्रिपलेट है, तो एरिया अगर जनरली एरिया निकालते तो आप 1/2 और बेस इंटू हाइट करते, यानी 12 2 छक्के 12 और 6 25 30। ठीक है, ये जनरली होता। लेकिन अब यहां पर देखो, चूंकि ये एक रेशियो है, तो रेशियो में अगर यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स होता तो ये 30 गुणा में एक्स स्क्वायर आता। यानी 30 से काटने के बाद जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगी। देखो ये 30 दूना 60 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 30 25 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 30 एक एक तो हो सकता है लेकिन। ठीक है, 270 वैसे यहाँ पर काटते तो 9 आ जा रहा है। देखो ये आंसर हो सकता था, अगर ये नहीं होता तो मैं खट से इसको आंसर लगा देता। हालांकि कोई बात नहीं है, हम इजिली निकाल सकते हैं। पहले परिमाप, परिमाप का मतलब सम ऑफ द साइड्स होता है, तो इनका सम निकाल लो। सम 12 और 5 17, 30 आ गया। 30 की वैल्यू अगर 90 तो एक की वैल्यू 3, एक की वैल्यू 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 रख दो। अब ये 30 और x के जगह पर हम 3 का स्क्वायर 9 रख दें, क्योंकि बेसिकली x ही 1 है यहाँ पर, तो ये आपका 270 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, आयतन का अनुपात बताना है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर एच बेसिकली लेना होगा, इसका आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 इंटू इसका हाइट 5, इसका आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू इसका हाइट 2, 2 अट्ठे 16 और 5 बचे 25, तो 8 और 5 आ गया। बस ये है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 की रफ्तार से दौड़ता है और 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से डबल है, तो और तीसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय जो है वो चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से आधा है, और चौथे में जो लिया गया टाइम है वो पहले टाइम के बराबर है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 रही होगी तो 40 किलोमीटर में उसकी औसत चाल क्या है? बहुत अच्छा है बात। क्यों? सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लास्ट वाला आपको गिवन है कि जो पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल है स्पीड वो 40 की होगी। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जैसे फर्स्ट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी, ये 4 अलग अलग कंडीशंस हो गए। पहले कंडीशन में उसकी जो
टाइम रही होगी वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल लोगे आप। डिस्टेंस 10 है और स्पीड 40 है, यानी कि ये 1/4 का टाइम लग गया। तो अगर मैं टाइमिंग की बात करूं दोस्त, तो यहाँ पे 1/4 लग गया। तो क्वेश्चन में ये भी कह रहा है यहाँ पर कि देखो चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय का आधा। अच्छा ये छोड़ो ये लाइन, इसके आगे देखो यहाँ पर ये 1/4 है, ठीक है। देखो चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है, यानी कि ये 1/4 है तो चौथा वाला इसके बराबर है और वो भी 1/4 हो गया। अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो कह रहा है कि देखो पहले 10 किलोमीटर में लिया गया टाइम जो है वो दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए टाइम से डबल है, यानी कि ये जो है ये इसका डबल है, तो ये 1/8 होगा क्योंकि ये इसका आधा हो जाएगा। वैसे ही सी के बारे में कह रहा है कि देखो यहाँ पर तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया टाइम 14 10 किलोमीटर में लिए गए टाइम का आधा है, तो ये 1/4 है तो इसका आधा, ये 1/8 हो गया। ये टाइम टाइम हो गया। अब देखो अगर आपको एवरेज स्पीड बतानी है तो लिखोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो 40 दे रखा है यहाँ पर, 4 बार 10 10 किलोमीटर चला तो टोटल डिस्टेंस हो गया 40 का, अपॉन टोटल टाइम। इन सबको ऐड कर लो तो इसको मैं 2/8 बोल सकता हूँ और इसको भी मैं 2/8 बोल सकता हूँ। अब जोड़ोगे तो 2 1 3, सॉरी 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6/8 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 40 और ये 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो 4 चौके 16, एक ही बार 160 और बटा 3 हम लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन तीसरे में है। जोधन ने 3 वर्ष पहले वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए उधार ली और इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि इतना थी। हालांकि कोई प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं था और जोनाथन जोनाथन है को अभी कुछ बोनस भुगतान प्राप्त हुआ जिससे कि उसने अपना ऋण चुकाने का फैसला किया है। जोनाथन को अभी कितना भुगतान करना होगा। देखिए क्वेश्चन कैलकुलेटिव तो है, लेकिन अगर आपको याद है कि 10% के हिसाब से 4 ईयर का सीआई परसेंटेज कितना होता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। अभी मैंने हाल ही में CHSL 2023 टीयर 1 में जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उनका मैंने सोल्यूशन बनाया है, चैप्टर वाइज सोल्यूशन। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए, ठीक है। और उसमें मैंने बोला भी है कि ये चीज याद कर लीजिए, मैंने बताया भी है उसमें कितना होता है। तो 4 साल का अगर सीआई परसेंटेज 10% रेट के हिसाब से निकालोगे तो ये होता है 46.41%। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 साल पहले उधार लिया था और 5 साल के अंत में चुकाना था और 5 साल के अंत तक उसे इतना रुपए चुकाना पड़ता है। इट मीन्स ये अमाउंट हो गया आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल बाद ये उसका अमाउंट बनता है, यानी कि मिश्र धन। लेकिन ये कह रहा है कि अगर अभी देना चाहे तो अभी देगा तो उसे तो 3 साल का ही देना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली अमाउंट निकालना पड़ेगा कि 5 साल बाद कितना होगा। ये 4 साल बाद का सीआई परसेंटेज है, अगर 5वें साल का निकालना है तो इसी में 5% और 10% और ऐड कर देते हैं। तो आप बोलोगे 46.41 था, इसमें 10 ऐड करोगे तो a+b और प्लस AB/100 सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लग रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे और देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 100 से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल 10 से डिवाइड ही करना हुआ, तो ये 4.641 आ गया। इनको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 61051 आ जाएगा। और डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा आपका 1 2 3, तो 1 2 3 यानी कि ये आ जाएगा। तो ये परसेंटेज बन गया 5 साल बाद, ठीक है ना। अब देखो ये सीआई केवल हुआ तो अमाउंट कितना होगा। अमाउंट के लिए इसमें आप और 100 ऐड करोगे, तो 100 ऐड करोगे तो ये 161 और 0.051%। और इसकी वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे 16051। हमें फाइंड आउट क्या करना है, आप बोलोगे 3 इयर्स के लिए हमें अमाउंट बताना है, तो 3 साल के लिए सीआई कितना होता है 10% के हिसाब से 33.1%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 ऐड कर दो 133.1%। पहले अगर मैं इसको काटूं तो ये जीरो हटा दूं यहां से डेसिमल, तो लास्ट में कितना जीरो चला जाएगा दोस्त 1 2 और 3 जीरो, ठीक है। इससे ये कट गया तो 1% की वैल्यू आपकी 1000 आ गई और हमें बताना है 133.1% की वैल्यू। तो इससे काटोगे तो ये डेसिमल से ये जीरो कैंसिल आउट होगा और बच जाएगा 1 3 3 1 पे 2 जीरो, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। अगर ये नहीं याद रहे तो डेफिनेटली ये कैलकुलेशन बढ़ाएगा। ये देखो ऐसे लिख के कंफ्यूज कर रहा है तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये 11 का क्यूब हो गया। चलो 11 भी हटा दो, एक्स पे हम बात करते हैं। अगर ये एक्स होता लेट से, तो आप बोलते ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फिर से एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस फिर से यहाँ पर एक्स का स्क्वायर
माइनस एक्स और माइनस एक्स का स्क्वायर, सही लिखा हमने। देखो ये एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ये एक्स बाई एक्स, फिर माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात है, ये हमें निकालना है। अब यहां पर देखो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस माइनस एक्स से ये प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब एक्स बाई एक्स बचा, ये तो वन होगा। समथिंग बाई समथिंग, दोनों अगर बराबर है, सेम वैल्यू, तो वन आएगा। आगे बढ़ते हैं। द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो दिस, हाइट्स का रेशियो ये दिया हुआ है, तो बेस का रेशियो क्या होगा? ठीक है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो बेस इंटू हाइट ही होता है। क्यों? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं लिखूं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, और हाइट का रेशियो आपको गिवन है, हमें बेस का रेशियो बताना है। तो मान लो मैं लिखूं 1/2 पहले का एरिया और इंटू इसका बेस मान लो b1 और इंटू हाइट इसका हो गया 6, अपॉन 1/2 दूसरे का बेस b2 और हाइट हो गया उसका 5, और ये 4/3 दे रखा है। बस यहां से b1 b2 का निकालना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 चौके 20 हो जाएगा, और ये 6 तियां 18 हो जाएगा, यानी कि ये 10 दुना 20 और 9 दुना 18, तो 10 और 9 आएगा। ठीक है, ये इधर b1 बाई b2 बचा ही है। आगे बढ़ते हैं। तो पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य की दोगुने पर बेचा जाता है, तो पहली कमीज को 8% के लाभ पर और दूसरी को 3% की हानि पर बेचा जाता है। कुल लाभ या हानि बता दो। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि पहला शर्ट जो बेचा जाता है वो दूसरे कमीज के विक्रय मूल्य के डबल दाम में बेचा जाता है। ठीक है, और पहली कमीज पर 8% का लॉस हुआ और दूसरी, सॉरी, प्रॉफिट, और दूसरी पर 3% का लॉस, तो ओवरऑल क्या प्रॉफिट हुआ ये बताना है परसेंटेज में। ठीक है, जब परसेंटेज ही कैलकुलेट करना है यहाँ पर, एक चीज आप समझो, यहाँ पर मान लो मैंने पहले को ए बोल दिया और दूसरे को बी, ये इनका क्रय मूल्य हो गया यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब इसको 8% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 108% हो गया इसका, और इसका 3% लॉस है तो ये 97% आएगा। ये सेलिंग प्राइस का रेशियो हो गया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस का रेशियो 2 और 1 का है, यानी कि बाद वाले का सेलिंग प्राइस 1 तो फर्स्ट वाले का 2। 2 से अगर इसको काटोगे 54 आ जाएगा, यानी ए बाई बी, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 97/54। अच्छा, ए को कितना प्रॉफिट मिलता है? 8%, तो 97 का 8% कितना होगा बताओ? 8 सत्ते 56 और 8 9 72 और 5 77, यानी कि लगभग 7.76 का प्रॉफिट होगा। बी में 3% का लॉस है, तो 3% हो जाएगा 4 तिया 12 का 2 और 5 तिया 15 और 1 16, 1.62 का लॉस हो गया। तो ये 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 6 गया 1 और 0.6, तो ओवरऑल 6.14 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब अगर ये परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो आप लिख लो 6.14 का प्रॉफिट होगा। टोटल कितने में से? टोटल कितना हो जाएगा? 151 और इंटू का 100, 100 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल कट जाएगा, और ये 15 चौके 60, 4 पॉइंट और समथिंग आएगा। देखो 4.6 तो नहीं आएगा क्योंकि ये 4.5 से ऊपर हो गया। ठीक है, और ये फिर 600 से बहुत ऊपर हो जाएगा, तो ऑप्शन दूसरा सही है। बाकी आप एक्चुअल आंसर भी निकाल सकते हो, जिसकी जरूरत है नहीं। गणित के केंद्रीय कोण और विज्ञान के केंद्रीय कोण का अनुपात क्या है? इसमें मैथ्स कहाँ है? यहाँ पर 20% है ये। ठीक है, और साइंस है 30%। अब देखो चूंकि हम यहाँ पर अगर केंद्रीय कोण यानी कि सेंट्रल एंगल निकालेंगे भी, तो रेशियो इनका रेशियो के बराबर ही होगा, यानी कि 2 और 3 के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो यहाँ पर मल्टीप्लायर आएगा वो तो सेम ही होगा। जैसे मान लो अगर मैं टोटल को बोलता हूँ कि ये 100% है लेट से, और ये 100% की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर है, तो 1% की वैल्यू 3.6, और यहां से फिर आप 20% की वैल्यू बताते कि ये 20 गुणा 3.6, और 30% की वैल्यू बताते 30 गुणा में 3.6। तो ये जो वैल्यू है ये तो सेम ही है, ये ऐसे भी कटना है, रेशियो बताना है, तो क्यों ना हम 20 और 30 की रेशियो स्टार्टिंग में ही बता देते। ठीक है, तो ये फर्क आ जाता है यहाँ पर, और ऐसे आप टाइम भी सेव कर पाओ। डी में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए कैंडिडेट्स की संख्या लाख में कितनी है? डी, देखो डी में 2.35% टोटल संख्या है। ठीक है, और फेल कितने हो रहे हैं? डी में 6, पास कितने हैं? 4। ठीक है, यानी कि टोटल 6 और 4 अगर 10 है, तो मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू इतने के बराबर है, और ये लाख में दिया हुआ है, तो 2 3 5 और लाख में है, तो इसपे 3 जीरो तो अभी आना ही आना है। ठीक है, या आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते थे कि चलो यहाँ पर डेसिमल रहने ही दो। ठीक है, और हमें अब फेल कैंडिडेट का नंबर बताना है, तो 6 की वैल्यू बतानी है। तो पहले मैं 5 से काटता हूं तो 2 की वैल्यू आ जाएगी, 5 से काटोगे 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 3 टाइम्स
तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 तियां 21 और 4 तियां 12 और 2 14, तो ये 1.41 आ रहा है, जो कि ऑप्शन दूसरे में है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई चार्ट में शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय का केंद्रीय कौन। देखो शिक्षा यानी कि मैं एक बार बड़ा करता हूँ फिगर, देखिए यहाँ पे ये शिक्षा यानी कि हो गया आपका एजुकेशन। एजुकेशन का जो कलर है वो ये वाला है, ठीक है। तो इसका केंद्रीय कोण बताना है, तो टोटल वैल्यू एक बार हमें फाइंड आउट करना होगा कि ये टोटल हो कितना रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन रहता, तो हालांकि मैंने जो इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का वही यहाँ पे वही चीज इंक्लूड किया है। पहले टोटल ऐड करो कितना होता है, तो आप ऐड करोगे तो देखो 5 और 5 10, 10 और 5 15, और 5 20 का जीरो आ गया। फिर बच गया 2 और 2 4, और 5 9, और 2 11, और 7 18, और 2 20 का जीरो बच गया, फिर से 2, फिर 5 और 1 6, और 2 8 8, और 4 12 12, और 2 14 14, और 4 18, और फिर से 2 20 का शून्य, फिर से बच गया 2। तो 7 और 6 13 13, और 5 18, और 5 23, और 4 27, और 6 33, और 2 35, तो इतना आ गया टोटल 35,000। इसकी वैल्यू अगर मैं बोलूं, यार ये 35,000, अच्छा चलो मान के चलते हैं कि ये सही है एडिशन अगर, तो 35,000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री के बराबर। और हमें बतानी है ये वाली वैल्यू, तो इसको एक बार मैं मिटाता हूं कि ये कितना लिखा हुआ है। हमें बताना है 5425 का वैल्यू, और इधर मैं एक्स रख लेता हूं, काट पीटते हैं। एक मिनट, इसको अगर मैं 25 से काटता हूं लेट से, तो ये 25 दूना 50, फिर 25 एक बार में, तो बच जाएगा आपके पास 15 और 2 17, 25 सत्ते 175, ठीक है। और ये 25 से इसको मैं 25 चौके 100 बोल सकता हूं। क्या ये 35 से कटेगा? बिल्कुल यकीन तो नहीं है। 7 से काटे, 7 या 21, 7 एक बार में कट गया, और 7 से कट गया, 7 बच्चे 35, ठीक है। और ये इस जीरो से इस जीरो को हटा देते हैं, और ये 4 से 4 ने में 36। तो x की जो वैल्यू आ रही है ना, ये 31 गुणा में 9/5 आ रहा है, यानी कि 9 तिया 27 इतना बटा 5, तो इसका डबल होगा, 9 दुना 18, 27 दुना 54, और 1 55, तो 55.8 होगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ए प्लस बी और ए भी दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू बताना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, और माइनस का 3ab और इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 10 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 1000, और माइनस 3 छके 18, और 1 जीरो 180, तो ये 820 आ जाएगा। फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लो। 48 की बात करें, पी क्यू आर अलग अलग काम करते हैं, तो इतने इतने दिन में कर सकते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं। पी शुरू होने के 12 दिन पहले छोड़ देता है, और क्यू 8 दिन पहले छोड़ देता है। आर जो है वो अंत तक काम करता है, तो कितना दिन लगेगा। देखो ओवरऑल मैं बात करूं, ये पी है, क्यू है, और आर है, इनकी जो टोटल नंबर ऑफ डेज है वो यहाँ पे गिवन है कि ये 36 है, इसका कितना है 48, और ये 144 है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 चौके 144 होता है, लेकिन 8 या 24 4 या 12 2 14, ये 3 बार में, ये 1 बार में, और ये 4 बार में, तो ये इनका हो गया एफिशिएंसी, और टोटल वर्क 144 ही हो गया। अच्छा देखो टोटल वर्क 144 था, लेकिन इसमें एक चीज यहाँ पर मेंशन है कि पी काम होने से 12 दिन पहले छोड़ देता है, इसका मतलब पी के लिए 12 दिन का काम तो बच ही गया। तो 4 के हिसाब से 12 दिन का काम, 12 चौके 48 यूनिट का काम इसका बचा है, अभी तो उतना काम ज्यादा हो गया। अब क्यू जो है वो 8 दिन पहले छोड़ देता है। अब क्यू पर डे 3 यूनिट काम करता है, तो 8 दिन में 8 या 24 यूनिट का काम इसका भी बाकी है, तो टोटल कितना काम अब करना रह गया। तो आप देखोगे कि 4 4 8 और 8 16 का 6, और 4 4 8 और 2 10, और 1 11, और 1 और 1 2, 216 यूनिट का काम करना है। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 216 यूनिट का काम है। और काम ये तीनों का एफिशिएंसी इसमें लगा है, तो तीनों ऐड कर दो, 4 3 7 और 1 8, 8 से काटोगे तो ये 8 दुना 16, और 8 सत्ते 56, ठीक है, ऑप्शन दूसरा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में कहता है कि शांत जल में नाव की चाल 17 है, धारा की चाल इतना, धारा की दिशा में इतना जाने में कितना टाइम लगेगा। टाइम जो होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है भाई, 110 किलोमीटर। स्पीड बताओ, धारा की दिशा में चलना है तो दोनों को प्लस कर लेंगे, 17 और 5 22, 22 बचे 110, 5 घंटे लगेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, ये पहले दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये 4/5 ही होगा ओवरऑल, डेसिमल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना हो गया, ये हो गया 3 3 9 और 1 10/3, और -2 दूना 4 और 1 5/2, ठीक है।
तो पहले माइनस कर लो, 10 दूना 20 और 5 तिया 15, तो ये माइनस का 5 और बटा 6 आ गया, ठीक है ना। और डिवाइड को हमें लिखना होगा मल्टीप्लाई, और ये 1/2 है और ये ऑफ है तो ये भी चेंज हो जाएगा 2/1। और ये पहले चूंकि ये प्रोसेस करना था तो ये तो चेंज होगा ही, 4 एकम 4 और 1 5/4 है, तो 4/5 होगा, ठीक है। ये केवल ऊपर वाले की बात है, इसको कैलकुलेट करते हैं पहले। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 तिया 6, तो ये आ गया आपके पास 4 चौके 16/5 तिया 15, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये 4/5 अगर यार लगता है मैंने अलग से ही ले लिया क्या। 3 तिया 9 और 1 10/3, 10 दूना 20 और 5 तिया 15। गलत हो गया, मैं फिर से कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, एक्चुअली में सबसे पहले गलती यहीं पर हुआ था, इसका जो वैल्यू हमने लिया है 10 दूना 20 5 तिया 15, तो ये 5/6 आ रहा है और वो भी पॉजिटिव वैल्यू। और इस डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई लिखता हूं तो ये 2/1 हो जाएगा और ये आपका 4/5 होगा। अब यहां से आप देखोगे 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 तिया 6, तो ये 4/3 आ गया। ये केवल इसकी बात है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 1/3 और प्लस 1/9 पचे 45 हो जाएगा, तो एलसीएम यहाँ पर 45 आ जाएगा। और ये 15 तिया 45 होता है, तो 15 और 1 16/45 आ गया। ओवरऑल वैल्यू पुट करो आप 4/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऊपर वाले की वैल्यू है 4/3, और ये चूंकि डिवाइड में है तो ये 45/16 आएगा, ठीक है। अब अगर काटे तो 4 4 के 16 से 16 कट गया, और 5 तिया 15 तिया 45, तो ये 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड में है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और किस शिफ्ट का सोल्यूशन आप पहले चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसका पहले बना दूंगा, या फिर अदरवाइज आप ऐसे सीरियल वाइज चाहते हैं तो वैसे आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।